ये आरसीसी का सेकंड लेक्चर है। अब इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कंक्रीट के अंदर सीमेंट, सैंड और फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट ये सब मिक्स करते हैं और क्या क्या मिक्सचर रहना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे एग्रीगेट हैं हम उसको किस तरीके से अलग करते हैं फाइन एग्रीगेट में और कोर्स एग्रीगेट में। ये आपके सामने सीव दिखाई गई है, यानी कि छलनी। यानी छलनी के एक सीव शेकर होता है, आप साइड में देख सकते हैं इमेज में। इस तरीके का एक सीव शेकर होगा, इसमें छलनियां लगी होंगी ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे ऊपर हम सारे के सारे जितने भी हमारे एग्रीगेट है, चाहे फाइन कोर्स जो भी है, उसमें हम उसको ऊपर ऊपर डाल देते हैं और इसके बाद फिर ये इस तरीके से शेक करती है। ये इस तरीके से छलनियां सब शेक करेंगी और ये धीरे धीरे जो भी इसमें से बारीक होगा, सबसे ऊपर वाली छलनी सबसे ज्यादा मोटी है जिसका साइज है 63 mm का, यानी इसके जो स्क्वायर बना होगा, इस तरीके का जो इसके अंदर स्क्वायर बना होगा, इस स्क्वायर का यहां से ये 63 mm और इधर से भी ये 63 mm का इसमें होल होगा। तो 63 mm की ये छलनी है। इस छलनी से कुछ पास हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, कुछ इससे भी पास होंगे, कुछ इससे भी, कुछ इससे भी, ऐसे धीरे धीरे करके ये सारे में पास हो जाएंगे और एक समय आएगा कि इससे नीचे ये पार्टिकल नहीं जाएंगे और इसी छलनी में रहेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि टोटल हमारे पास 13 साइज हैं, जिसमें कि 63 mm, 50 mm, 40 mm, फिर 25 mm, 20 mm, 15 mm, ऐसी 12.5, 10, 4.75 और ये फिर हमारा माइक्रोन में आ जाते हैं नीचे 600 माइक्रोन और 300 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है 1 mm बराबर होता है 1000 माइक्रोन। ये हम ध्यान रखेंगे, 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन या फिर 10⁻³ माइक्रोन, और 1 मीटर बराबर 10⁻⁶ माइक्रोन। ये चीज हमें याद रखनी है। इस तरीके से ये साइज हो जाएगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अगर हम इसमें पूछें कि इसमें कौन से पार्टिकल हैं जो कि 40 mm साइज के पार्टिकल हैं, अगर हम इसमें ये बात पूछें कि कौन से पार्टिकल हैं जो कि 40 mm साइज के पार्टिकल हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जवाब दोगे कि ये वाले जो पार्टिकल हैं ये 40 mm के पार्टिकल हैं, जबकि ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्टिकल जिस छलनी से पास हो गया होता है वो उस पार्टिकल का नाम होता है। यानी कि यहां जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल पास हुए हैं 50 mm की छलनी से, तो इस पार्टिकल का नाम होगा 50 mm पार्टिकल। और 40 mm के पार्टिकल अगर हम बात करेंगे तो 40 mm के जो ये नीचे हैं, जो 40 mm से पास हो गए हैं, जो नीचे आ गए हैं, ये वाले पार्टिकल का नाम होगा 40 mm साइज्ड पार्टिकल। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई इंजीनियरिंग में आपसे कहे कि 30 mm का पार्टिकल है, इसका मतलब वो 30 mm की छलनी से पास हो जाएगा। साइज के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से इसको बांट देते हैं और ये 20 mm से लेके 40 mm, 20 mm से 40 mm के जो साइज के पार्टिकल हैं, ये हम जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, यानी परमानेंट वे भी बोलते हैं उसको, उसका जो बैलास्ट होता है, उसमें जो बजरियां पड़ी रहती हैं, ट्रेन के जो ट्रैक होता है उसके नीचे, वो बैलास्ट बोलते हैं उसको हम, उसमें हम 20 से लेके 40 mm साइज के पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ आगे हम बात करते हैं, ये है हमारा मिक्स, जिसमें लिखा है M5, M7, M10, M15, M20, M25 और M30 और M35। अब इसमें जो M लिखा है, अगर कोई आपसे पूछे कि M10 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, M10 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, तो इसमें M10 में जो स्टार्टिंग में M लिखा है, इस M का मतलब है मिक्स। मिक्स यानी कि मिक्सचर। इस M का मतलब मिक्स यानी कि मिक्सचर। और ये जो आगे लिखा है 10, इस 10 का मतलब है कि एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना है हमें, एक ऐसा कंक्रीट बनाना है। क्योंकि कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक मिक्सचर है। तो ऐसा कंक्रीट बनाना है जिसकी जो स्ट्रेंथ आए सूखने के बाद वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आए, या फिर इसी पूरे को हम बोलते हैं MPa यानी मेगा पास्कल आए। तो कोई अगर कहे कि M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, यानी ऐसा कंक्रीट बनाना है जो कि 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ रखता हो, तो उसके लिए हमें रेशो चाहिए। ये C से है सीमेंट, ये है फाइन एग्रीगेट यानी कि रेत, और ये कोर्स एग्रीगेट यानी कि बजरी। तो M15 के लिए हमें 1 डालना पड़ेगा सीमेंट, 2 डालेंगे उसमें रेत और 4 उसमें डालेंगे हम बजरी। इस तरीके से ये रेशो है, ये सारे रेशोज हमें याद होने चाहिए। इसमें सबसे पहले M5 का रेशो है 1। सीमेंट के लिए तो हर जगह 1:1 ही होगा, और
जितना भी फाइन एग्रीगेट होगा उसका डबल हमेशा कोर्स एग्रीगेट होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है। M5 का रेशो 5 10, M7 का रेशो 1 4 8, M10 का रेशो 1 3 6। ये सारे रेशो हैं। जितने भी ग्रेड का हमें कंक्रीट बनाना है, जैसे जैसे हम M से और नीचे जाते जाएंगे, सीमेंट हमारा ज्यादा डलेगा और ये जो रेत और बजरी है ये थोड़ी कम होती जाएगी। अब इसमें एक बात और समझने वाली है यहाँ कि जो M5 और ये M7 ये 2 ग्रेड के कंक्रीट हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन जब हम नींव बनाते हैं तो नींव बनाते समय हम इस ग्रेड का कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, M5 और M7। जो नीचे हम कंक्रीट बिछाते हैं वो इसी ग्रेड का बनाते हैं। और जो बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो ये M10 से लेके M25 तक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा एक नॉर्मल यूज का कंक्रीट होता है। नॉर्मल यूज का कंक्रीट होता है। और ये जो हमारा M35 और M40, नीचे तो ग्रेड कितनी भी बढ़ सकते हैं हम, M35 है, ऐसी M40 होगा, M50 होगा, M55 होगा, M60 M80 कितना भी औसत है। लेकिन ये तो वो रेशो हैं जो कि हमें पता है। इसके नीचे के जितने भी रेशो हैं वो जैसे कि L&T कंपनी है या फिर जो सैमसंग कंपनी है, उसकी भी एक कंस्ट्रक्शन ब्रांड है सैमसंग भी, तो वो जो उनके इंजीनियर हैं वो रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे कैसे हम M50 का बनाएं, M60 का बनाएं, M70 M80। और जो कंपनी उस चीज का रेशो को रिसर्च करके खोज करके निकाल लेगी रेशो, तो वो दुनिया में बताएगी नहीं, वो अपनी कंपनी अपने पास ही रखेगी। इसलिए हमें पता लग नहीं पाता। हमें जो रेशो पता है वो M5 से लेके M35 तक के पता है। इसके नीचे के कंपनी इस्तेमाल करती है, M55 M60 M65 भी इस्तेमाल करती है। लेकिन वो कंपनी फिर वो रेशो जब उनके इंजीनियर ने पैसा लगा के डिजाइन किया है, वो कंपनी अपना पैसा दे रही है, उन इंजीनियर को सैलरी दे रही है, उन साइंटिस्ट को सैलरी दे रही है जो कि ऐसी ग्रेड का कंक्रीट बना सकें जो कि और ज्यादा स्ट्रेंथ रखता हो, जिसे कम से कम वो इस्तेमाल करें और तब भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो वो कंपनी कभी भी अपना उन रेशो को निकालने के बाद जब उन्हें रेशो पता भी लग जाएगा तो भी वो पब्लिक नहीं करेगी और लोगों को नहीं बताने देगी। अब इसमें नॉर्मल यूज में हम यहां से लेके ये M30 भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए वो M20 ग्रेड का कंक्रीट सबसे ज्यादा यूज होता है। M15 और ये M20, इसमें M20 सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा। अब इसमें जितनों के रेशो हमें पता है, जो ये M5 से लेके और ये हमारा M25 तक, ये रेशो हमें पहले से ही पता थे। तो इन रेशो को हम बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स। और इसके नीचे के जितने भी रेशो हैं M35 या जितने भी नीचे तक हम जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स। इसके नीचे को तो हमें डिजाइन करने पड़ेंगे और इसके ऊपर के हमें पहले से ही पता है, इसे डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, साफ रेशो हमें पता है। अब एक बात और समझने वाली है कि ये जो रेशो लिखे हैं ये बाई वॉल्यूम लिखे हैं, ये बाई वेट नहीं है, बाई वॉल्यूम है। यानी कि अगर एक इतना बड़ा, अगर हमारा एक मान लो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि एक अगर कोई हमारा बीकर है, तो एक बीकर अगर हम ले रहे हैं सीमेंट, तो 2 बीकर लेंगे रेत और 4 बीकर लेंगे कोर्स एग्रीगेट। तो ये बाई वॉल्यूम है ना कि बाई वेट। इसमें हमें वेट से कोई मतलब नहीं है, हमें वॉल्यूम से मतलब है। तो ये जो हमारे रेशो लिखे हैं ये लिखे हैं बाई वॉल्यूम। अब यहां बात आती है, तो जब हम इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो वहां क्या बाई वॉल्यूम लिखा होगा? नहीं, वहां पर बाई वेट हमको सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। जब हम छोटे केसेस के लिए बात करते हैं, छोटे स्केल पर बात करते हैं, तो हम बाई वॉल्यूम लेकर चलते हैं चीजों को। जैसे छोटी हमें कोई एक बिल्डिंग बनानी है या किसी का एक घर बनाना है, एक प्लॉट बनाना है, वहां पर हम ये रेशो बाई वॉल्यूम लेकर चलते हैं। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी साइट्स पर कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पर बाई वॉल्यूम नहीं चल सकते, क्योंकि इतने सारा वहां सीमेंट सैंड आएगा कि हम उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए वहां पर हम बाई वेट चलते हैं, क्योंकि वहां पर जो डैम्पर आते हैं, वहां जो ट्रक आते हैं, वो सारे के सारे वेट लेकर आते हैं कि उनके ऊपर इतने वेट का रेत है या इतने क्विंटल उसमें बजरी है। तो वहां पर बाई वेट चलेंगे। ये बाई वॉल्यूम से बाई वेट कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, ये कभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ यहां देखना है कि ये है हमारा M5 M7 M10 M15। यहाँ जो 15 लिखा है या 20 लिखा है, ये बताता है उसकी स्ट्रेंथ, कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है।
टर्म्स है जिसके बारे में हमें जानना है। जैसे कि पहला ये है एफ सी के, एफ सी के है। अब एफ सी के को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें एफ सी और के, इसमें जो सी और के है ये सफिक्स है। इसमें जो सी है, सी बताता है कि ये कुछ ना कुछ कंक्रीट के बारे में बात है, और ये जो एफ है, एफ बताता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कोई स्ट्रेंथ की बात चल रही है। एफ यानी स्ट्रेंथ, कोई स्ट्रेस की बात चल रही है। और सी बताता है कंक्रीट की, और के का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक। तो एफसीके क्या है? एफसीके है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये एफसीके की वैल्यू हमेशा वो रहेगी जिस मिक्सचर का हमने कंक्रीट बनाया है। जैसे अगर मैंने M20 का कंक्रीट बनाया है, यानी मैंने रेशियो डाला है 1:1.5:3, यानी कि 1:1.5:3 का अगर मैंने रेशियो बनाया है, M20 बनाया है, तो इस M20 के लिए अब मैं जब भी पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा, उसमें जहां भी FCK की वैल्यू आएगी, FCK, उसकी वैल्यू में 20 रखूंगा, क्योंकि ये जो 20 आगे लिखा है ना, यही है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस और यही है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो FCK यही रहेगा जो यहां 20 लिखा है, M15 के लिए 15 रहेगा। अब बात आती है FCT। FCT, अब यहां C तो ऐसी रहा, FC, इसकी जगह हो गया T, इसकी जगह हो गया T, तो T हमारा हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि FCT हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए हमें यह बताया गया है कि 0.7 कर दो और अंडर रूट में रख दो FCK। FCK क्या था? यही, अगर 20 है तो फिर 20, 25 का अगर M25 बना रहे तो M25, तो ये वैल्यू रखने के बाद यहां जो वैल्यू आएगी FCT। ये FCT आएगी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? FCK थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि ये एक कंक्रीट है, उसको अगर हम इस तरीके से दबाएंगे तो ये कब टूटेगा? ये टूटेगा अगर M20 का है तो ये टूटेगा 20 की स्ट्रेस पर, यानी कि FCK हो गया 20। और ये FCT क्या है? ये टेंसाइल, यानी अगर हम इसी कंक्रीट को खींचेंगे तब ये कब टूटेगा? तो जब कंक्रीट टूटता है खींचने पर, वो हमेशा कम आती है, और वो आती है FCK का अंडर रूट कर दो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, ये होगा हमारा FCT। इसके बाद एक आता है EC, यानी इलास्टिक मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का है इसलिए हमने यहां पर इसमें C लगा रखा है, EC। ये आपने सोम में पढ़ा होगा। EC हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। E होता तो केवल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन C लग गया है, इसका मतलब कंक्रीट की बात कर रहे हैं। और EC का फॉर्मूला होता है 5000 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट FCK। यही जो FCK था, यही जो FCK है, ये जो FCK है, इसका अंडर रूट करो और मल्टीप्लाई कर दो 5000 से, तो ये बन जाता है EC। EC के बारे में और हम डिटेल से देख लेते हैं अभी। जो E होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ये E। इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, यह है कि एक यूनिट लेस, लेकिन स्ट्रेस की होती है, इसलिए पूरे की भी यूनिट बैठ गई न्यूटन पर m², या फिर इसे कह सकते हैं हम MPa। E होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि कितनी स्ट्रेस हम देंगे उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट में कितनी स्ट्रेन आएगी। हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर की जो टोटल लेंथ थी वो थी 15 सेंटीमीटर। इसको मैंने खींचा, और खींचने के लिए मैंने इसमें जो स्ट्रेस लगाई है वो स्ट्रेस लगाई है 50 MPa की, या और इसलिए इसको भी हम 150 mm कर देते हैं, क्योंकि वहां MPa है यानी न्यूटन पर m² है, तो यहां पर भी हम इसको mm में दिखाना पड़ेगा। तो 150 mm इसकी लंबाई थी, और मैंने इसको खींचा, और खींचने के लिए मैंने इसमें स्ट्रेस दी 50 MPa की, 50 MPa की स्ट्रेस दी। उसके बाद इसकी जो लंबाई हो गई, ये स्ट्रेस देने के बाद वो हो गई 155 mm। अब इसकी स्ट्रेन कैसे निकालूंगा मैं? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है E बराबर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। लेंथ में चेंज कितना हो गया? 5 का, क्योंकि पहले कितना था? 155, वो पहले 150 था, अब हो गया 155, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? 5, डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? तो 150, यानी कि 5/150।
150, 1/30, 1/30 इसकी हो गई E। अब जो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, इस मार्कर करिए, तो यंग्स मॉडुलस इसके लिए हो गया E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितनी दी थी मैंने 50 डिवाइड बाई स्ट्रेन कितनी दी, स्ट्रेन कितनी आई 1/30, यानी कि 1 डिवाइड बाई 30। अब ये 30 जाएगा ऊपर गुणा में, तो ये आ जाएगा 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसका आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस मार्कर। इसी तरीके से कंक्रीट का कैसे आता है, तो √FC और मल्टीप्लाइड बाई 5000, यानी एक कंक्रीट को जब हम स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेस देने के बाद कितनी उसमें स्ट्रेन आएगी। अगर आपको इस MPa के बारे में और जानना है, मेगा पास्कल के बारे में, तो यहां आई बटन पर एक वीडियो आई होगी, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये सब देखने के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टील के बारे में, कि स्टील हमारे कितने कितने टाइप के हैं और कितने mm का सरिया है, और उस सरिये की भी क्या क्या ग्रेड है। इसे हम बोलते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट हम M15 का बना सकते हैं, ये रेशो M20 का बना सकते हैं, M25 का बना सकते हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब स्टील, जो हमने सरिया डाल रहे हैं, जो रीइंफोर्समेंट हम डाल रहे हैं, उसकी कौन कौन सी ग्रेड है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, और कौन कौन सी ग्रेड का सरिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। नमस्कार।